नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों आज है 5th ऑफ मई, विच इज आज क्या है, थर्सडे। सो थर्सडे का दिन 5th ऑफ मई, और आज का जो एडिटोरियल है वो GS3 सिर्फ और इकोनॉमिक्स के ऊपर है और बहुत ही अलग है। क्राइसिस से लेके, ट्रेड डेफिसिट से लेके, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट, अरे बहुत सारी चीजें हैं। तो पेन और पेपर लेके रेडी रहिएगा और अमेजिंग मजा आएगा डिस्कस करने में। ये देखिए, इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल, ये सब मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, इस वाले आर्टिकल में भाई नेपाल के क्राइसिस को बताया जा रहा है। अच्छा, सवाल ये भी है कि नेपाल में क्राइसिस है या नहीं, या फिर इलेक्शंस होने वाले हैं नेपाल में तो ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है सिर्फ पैसा बनाने के लिए, ये भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली रेपो रेट बढ़ा दिया है RBI ने 40 बेसिक पॉइंट्स पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो GS3 का एक पूरा कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ MCQs भी दिए हैं जिसको आप सॉल्व करिएगा, लेकिन उससे पहले टू डू लिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिविल्स दिल्ली की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 1-to-1 मेंटरशिप ऑलरेडी बच्चे आ रहे हैं हमारे सेंटर पे और डिस्कशन कर रहे हैं आखिर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं 2023-2024 के लिए। तो अगर आप दिल्ली या NCR में रहते हैं तो आइए ऑफिस में, करोल बाग में ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस आपको पता होगा। आप आइए, आपको मुलाकात करनी है, हम वहाँ बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई कब क्या कैसे आप पढ़ाई करें और कैसे आप क्रैक करिए इस एग्ज़ाम को। ठीक है, अच्छा, इस जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है ना, उसको करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए ये मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे SID UPSC 15 ये कोड आपको यूज़ करना है और इसी कोड को लेके आपको ईमेल करना है इस पे parth@civilsdaily.com पे। ठीक है, पार्थ सर हैं, ही इज़ एक्चुअली रनिंग ऑल दिस इनिशिएटिव। और कोई भी डिस्कशन हो इस कोर्स को लेने से के लिए, कोई भी डिस्कशन हो, अगर आपको बात करनी है तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं इस पे parth@civilsdaily.com। ये ऑफर 15 मई तक वैलिड है और आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ मेरे इस कोड पे। ठीक है, SID UPSC 15, दिस इज इट। ठीक है, नाउ ये है फाउंडेशन जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। ये क्लासेस रन हो रही हैं ऑलरेडी और 3 जून से एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर बिगिनर्स एंड वर्किंग जनता। और दोस्तों, ये है हमारा कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे मैंने कल भी हमारे लाइव लेक्चर में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर टू पीयर डिस्कशन। सो ये पूरा का पूरा जो पीयर टू पीयर डिस्कशन यहाँ पे होता है और आप आ सकते हैं, क्लासेस चलती हैं हमारी और आप मेंटर से, जो हमारे एडुकेटर्स हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डेली चैलेंजेस अपने रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये, प्लीज़ सबसे पहले तो बेल आइकन को दबाइए। जैसे आप बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको, 1 2 3 4, ठीक है, ताकि हमारी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हमारी वीडियोस अगर आपसे मिस हो जाती हैं यार, बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है यार, आप देख नहीं पाए। आपके बेनिफिट के लिए हमने बनाई है, आप ही के लिए तो हम काम कर रहे हैं, राइट। अब शुरू करते हैं हमारा इस आज का आर्टिकल। आज सबसे पहले हम ये वाले आर्टिकल को कवर करेंगे, इकोनॉमिक स्पीड बम्प्स, यस बट नो ब्रेकडाउन। ठीक है, ये नेपाल के वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड है, नेपाल के क्राइसिस से रिलेटेड है। तो हम ये भी समझेंगे कि नेपाल में क्राइसिस है भी या नहीं, ये एक पॉलिटिसाइज्ड मुद्दा है। अगर नेपाल में क्राइसिस है तो इससे आसपास के कंट्रीज को, फॉर्मली इंडिया को क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और हमारे लिए लेसन क्या होगा, राइट। मजेदार आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट लेकर सुनिएगा, तुरंत खत्म कर दूंगा 15-20 मिनट के अंदर। ठीक है, सो आप ये न्यूज देख रहे हो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, India.com, हर जगह ये खबर फैल रही है कि भाई इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाले हैं नेपाल में। क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका के क्राइसिस से मैच करेंगे या उससे बड़े होंगे? क्या होगा आखिर नेपाल का? कुछ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में सुनने को दिख जाएंगी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज आप मत देखा करिए। वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस गेन करना, अट्रैक्शन और ब्रेकिंग न्यूज पे डीप में नहीं जाते हैं। वो डिस्टेंट तक कवर करते हैं लेकिन डीप में नहीं जाते हैं। तो आज हम डीप में जाएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। GS पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज। एंड GS पेपर 3 में इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बड़ा कंटेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है। इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, ये तो आता ही आता है।
ठीक है। सो नेपाल्स वल्नरेबिलिटी इज लिंक्ड टू अ लैक ऑफ प्रैग्मेटिक पॉलिसी इंटरवेंशन, और कुछ ऐसा ही देखा गया था श्रीलंका के क्राइसिस में कि भाई लैक ऑफ फेल्ड पॉलिसी, ठीक है, लैक ऑफ पॉलिसी और मे बी फेल्ड पॉलिसी श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेप में लिया। मेरी वीडियोस भी है उस पर, आप देख सकते हैं इन 4 मेजर पॉइंट जहां पे श्रीलंका की गवर्नमेंट में मतलब एकदम ऐसी की तैसी कर दी है पूरी की पूरी श्रीलंका की सिर्फ अपने स्टेप से, ठीक है। एक तो भाई वो आत्मनिर्भर होना चाहते थे फर्टिलाइजर के जोन में, एग्रीकल्चर के जोन में, तो उन्होंने इंपोर्ट ही बैन कर दिया। मतलब बेवकूफ़ों वाले काम किए कुछ किए उन्होंने। वैसे ही कुछ बेवकूफ़ी वाले काम अब नेपाल भी कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है आइए देखते हैं। सो नेपाल इकोनॉमिक क्राइसिस आर रियल, ठीक है, चले आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, दिक्कत हो रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वहाँ पे, ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ रहा है, तो ये रियल है। लेकिन इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बताना क्या ये सही माना जाएगा, या फिर प्रॉब्लम कुछ और है और हाईलाइट कुछ और किया जा रहा है। तो दोस्तों सजेशंस जो हैं इट्स ऑलरेडी इन डीप क्राइसिस के हैं, दैट श्रीलंका की तरह, क्योंकि ये ऑलरेडी फूड से रिलेटेड, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट के इंपोर्ट से रिलेटेड मुद्दा था, तो ये लोग हम रिलेट कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका से रिलेटेड क्राइसिस तो नहीं है ये, ठीक है। सो द सर्ज trade deficit remaining a big concern and is expected to reach $18 billion fiscal year। अच्छा, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट इज, किसी कंट्री की फिजिकल डेफिसिट यही होती है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जितने ज़्यादा बजट नहीं है उससे ज़्यादा उसकी स्पेंडिंग हो जा रही है। मतलब कि इनकम कम है हमारी और स्पेंडिंग ज़्यादा हो जा रही है। इंडिया ने 2022 में जो सर्वे आया था उसमें 6.4 है मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6.4 या 6.8 हमारा फिजिकल डेफिसिट तय हुआ है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जितना इनकम नहीं है उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर दे रहा है, और वो कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहा है दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जे वो कहते हैं ना आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, बस वही है, वही फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट अभी भाई बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, बहुत ही ज़्यादा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो तो बहुत ही हाई चल रहा है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपके कंट्री से कितना पैसा गया, ठीक है, मतलब कि डेफिसिट हुआ, ठीक है, आप डेबिट हुआ, आपके कंट्री में कितना पैसा आया यानी कि क्रेडिट हुआ। सो ये डेबिट क्रेडिट का जो मामला है उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं, उसकी पूरी बैलेंस शीट बनती है, और फिर जब वो एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आता है या फिर जितना क्रेडिट हुआ जितना डेबिट हुआ वो मैच करता है तो एक स्टेबिलिटी आती है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, बहुत कम देखा जाता है कि जितना हम पैसा आ रहा है उतना जा रहा है, उतना नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पैसा जाता बहुत कम है, आता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो केस है नेपाल के साथ, वहाँ पे ये है कि नेपाल में इंपोर्ट यानी कि पैसा क्रेडिट बहुत ज़्यादा हुआ है, बाहर कम गया है, ठीक है, डेबिट कम हुआ है, और वो क्रेडिट जो है वो एक लोन के फॉर्म में हो रहा है, और जो कि अब बन रहा है वो क्राइसिस धीरे धीरे, अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोन बढ़ रहा है। सो आप देख सकते हो नेपाल सेंट्रल बैंक स्टैटिस्टिक्स शो दैट द कंट्रीज इन्फ्लेशन एवरेज इज 7.14, बहुत होता है 7.14 एवरेज इन्फ्लेशन इन करंट फिजिकल ईयर विच इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 67 मंथ, ठीक है, लगभग 6-7 सालों में सबसे ज्यादा है ये। सो इस सिचुएशन को अगर हम समझें दोस्तों कि नेपाल की ये सिचुएशन है, नेपाल को बैकड्रॉप में आप रख लीजिए, अगर यही सिचुएशन यही कांड इंडिया में हो तो हम क्या स्टेप कर सकते हैं, तो हम क्या आगे चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे कैसे हम स्टेप लेंगे ताकि इन क्राइसिस से हम निकल सकें। सो व्हाट इफ इंडियाज फिजिकल डेफिसिट, इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। सो व्हाट इफ इंडियाज फिजिकल डेफिसिट बिकम्स द हाईएस्ट, एंड व्हाट इफ इट कुड बी द इमर्जिंग सिनेरियो, और इंडिया कैसे उसको टैकल करेगा। तो आइए इन चीज़ों को यहीं पे समझ लेते हैं। तो ये है हमारा आज का आर्टिकल, आप पूरा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, मैंने इसको कलर कर रखा है हर तरफ से, ठीक है। सो बात चल रही है, सो देयर इज
another worrying trend that the country's debt of GDP ratio has crossed over 40% as the second quarter in the fiscal year. So मतलब नेपाल के बारे में यही बता रहा है कि भाई इनके कंट्री की जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के 40% से ऊपर ज़्यादा क्रॉस कर गई है, और मतलब मामला ठीक नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि भाई इंडिया में अगर ये चीज़ हो तो क्या कर सकते हैं, तो आप सेम सिचुएशन लेके देखिए। सबसे पहले क्या करना होगा, सिनेरियो ये है, यहाँ पे बोला है इमर्जिंग सिनेरियोज। सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई यू नीड टू बूस्ट द एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम बूस्ट करेंगे, एम्पावर करेंगे, तो क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े होते हैं और उनके पास लेबर कैपेसिटी बहुत होती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ईटेबल्स हो गए, चाहे वो एनी प्रोडक्ट, राइट, तो उसकी एक तो डिपेंडेंस कम होती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मार्केट में फिर डिमांड मीट करती है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि रिमोट लेवल पे और बड़े जनता की डिमांड को मीट करती है। सो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसी के बारे में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिसिट आ रही है, ठीक है, ये एक शॉक की तरह नज़र आ रहा है कि भाई जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कैसे कर्व किया जाए। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई इसके लिए गवर्नमेंट इसके लिए क्या करना चाहिए, दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू होल्डिंग बाय द गवर्नमेंट एंड द रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस। मतलब कि ये कि सरकार को एक टैक्स को रेशनलाइज करना चाहिए, ठीक है, जो उसके रेट्स हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी लेनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड मिटिगेटिंग अ सिस्टम रिस्क इन द इकोनॉमिक फ्रंट, ठीक है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि अ लैक ऑफ प्रैग्मेटिक पॉलिसी इंटरवेंशन इन नेपाल। तो प्रैग्मेटिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी आप कह लीजिए, कि कुछ ऐसी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ने बिना रिसर्च एंड एनालिसिस के ही इंप्लीमेंट कर दी और उसका खामियाजा अब उनका भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अब नेपाल जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहता है, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता है लग्जरी के प्रोडक्ट्स के संदर्भ में। तो बेसिकली नेपाल ने लग्जरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने से मना कर दिया है, बैन कर दिया है, और उस लग्जरी प्रोडक्ट के इंपोर्ट में डिफिनीशन नहीं बताई है कि क्या लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो नेपाल ने लग्जरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना मना कर दिया है और कहीं डिफाइन नहीं किया है। उसकी वजह से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लग्जरी में ये लोग भेज दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ बात। फर्ज करिए कि एक स्नैक्स की कंपनी है, ठीक है, एक स्नैक्स की कंपनी इंडिया में है जो कि इंडिया की खुद की कंपनी है, और वही कंपनी नेपाल में है जो कि बहुत अच्छी चल रही है, राइट। अब क्या होता है कि नेपाल इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स को बैन कर चुका है, तो डेफिनेशन तो है नहीं लग्जरी गुड्स की। तो नेपाल ने क्या किया कि उस स्नैक्स कंपनी को, जो कि नेपाल में भी बहुत चल रही थी, जो इंडियन कंपनी स्नैक्स कंपनी जो नेपाल में बहुत चल रही थी, उसको बैन कर दिया लग्जरी प्रोडक्ट के तहत। उसको कह दिया कि भाई ये लग्जरी प्रोडक्ट है, इसको बैन कर दो। अब लग्जरी प्रोडक्ट स्नैक्स जो कि इंडिया से नेपाल नहीं आ सकता, वो अब बैन हो चुका है। तो बेसिकली अब क्या होगा, अब कॉन्ट्राबैंड की तरह उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि कॉन्ट्राबैंड मतलब कि कोई भी इलीगल चीज उस गवर्नमेंट ने इंश्योर की है कि ये चीजें इलीगल हैं, जिसकी अथॉरिटी सरकार नहीं देती, जिसकी अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं देती, तो अब उस स्नैक्स को एज ए कॉन्ट्राबैंड यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं आप, पैसे कमाने का जरिया। नीड तो है ही मार्केट में, लोग स्नैक्स तो खाते ही थे नेपाल में, इतना ज्यादा चलता था, सडनली उसको आपने बैन कर दिया, और बैन कर दिया तो लोग अब उसको दुगने दाम पे, 4 गुने दाम पे बेचेंगे और फिर पैसा इकट्ठा होगा उससे। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक क्राइसिस है। ये एक ऐसा क्राइसिस है, बिजनेस बनाने का क्राइसिस होता है ये, ठीक है। नेपाल में इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर 2022 में। ये क्राइसिस पैसे बनाते हैं, ये क्राइसिस स्टॉक मार्केट से ऊपर ले जाते हैं, ये क्राइसिस नए स्टॉक्स एंट्री नहीं करने देते हैं। समझ गए आप। सो this is a structural vulnerability of the Nepal's economy. It is also true and unfortunate that Nepal's economy is overtly politicized. ठीक है। दूसरी बात वही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि द बैन, अच्छा एक यहाँ पे ये है, गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर शुड बी असेस्ड फॉर मिनिमाइजिंग एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट। एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट क्या होती है? एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट कुछ भी अगर आप परचेज कर रहे हो, कोई भी
एसेट या स्टॉक अगर आप परचेज कर रहे हो देश के लिए, नेशन के लिए, तो वो एक एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होती है. दैट कॉस्ट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, राइट, कि जो आप खरीद रहे हो उसकी कॉस्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है, एस्टैब्लिश्ड है, वही होती है एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट. तो जो गवर्नमेंट एसेट खरीद रही है वो यहां बात हो रही है कि भाई उसको मिनिमाइज करो. तो जैसे आप मिनिमाइज करोगे आपकी फिजिकल डेफिसिट भी कम होगी. यहां पे पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि द बैन ऑन इंपोर्टेड गुड्स दैट हैव नो कॉम्पिटेंट ऑल्टरनेटिव इन द डोमेस्टिक मार्केट विल ओनली हर्ट द इकोनॉमी. अब नेपाल के पास कोई ऑल्टरनेटिव तो है नहीं. स्नैक्स कंपनी को बैन कर दिया, कोई ऑल्टरनेटिव है? नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप कल को कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे मिल्क हो गया जो इंडिया से होके आ रहा है, वो बैन कर दिया आपने कि भाई ये लग्जरी है, बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है हमारे लिए, बैन कर दिया उसको. कोई ऑल्टरनेटिव है उसका? और भी और दूसरी कंपनी आपने खड़ी कर रखी है. ये एक जरिया है, एक तरीका है पैसे बनाने का और बेवकूफ़ी का. ठीक है. Fortunately, there are some signs of economic recovery appearing. Nepal has already been a very very amazing tourist destination. लोग बहुत जाते हैं, इंडिया से तो जाते ही हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं नेपाल घूमने, तो क्योंकि उधर का वेदर थोड़ा सा चिल्ड है. काठमांडू हो गया, पोखरान हो गया, दो तीन कुछ ऐसी जगहें हैं जो कि अमेजिंग हैं. और टूरिज्म इंडस्ट्री से बचा हुआ है अभी तो. श्रीलंका वाला क्राइसिस नहीं है अभी की टूरिज्म इंडस्ट्री, मतलब क्योंकि श्रीलंका का सबसे मेजर चंक ऑफ मनी टूरिज्म था और वो कोविड क्राइसिस की वजह से, वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से, और फिर श्रीलंका की कुछ पॉलिसी थी उसकी वजह से दिक्कत हो गई. लेकिन नेपाल में ऐसा फिलहाल नहीं है. नेपाल में टूरिज्म को अभी ध्यान दिया जा रहा है. इतना तो नेता लोगों को पता ही है कि टूरिज्म नहीं करते, टूरिज्म से पैसा बहुत आता है. तो ये है, इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, तीसरी चौथी चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कि गवर्नमेंट ने बेसिकली जानबूझ के कुछ चीज़ें की हैं. जैसे कि आपको पता है कि इशू क्या था. बेसिकली इशू इसलिए उभर के आया कि जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, नेपाल के, उन्होंने गवर्नर को, वहाँ के गवर्नर को सस्पेंड कर दिया, कहा कि तुम निकलो यहाँ से. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की, उन्होंने उस गवर्नर को फिर से रीइंस्टेट कर दिया उनकी पोजीशन पे. तो ये अब टसल हो गई है. ये टसल हर जगह दिखने को मिलती है, लगभग हर डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे ये सब सेटअप होता है, पार्लियामेंट्री सेटअप होता है. इंडिया में भी देखने को मिलती है कि देयर इज अ टसल बिटवीन द फिनेंस मिनिस्टर एंड द गवर्नर, देयर इज अ टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो गवर्नमेंट है वो नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है एनआरबी, उसको कमजोर करने के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई है. जबकि गवर्नमेंट का वो काम नहीं है. भाई राजधर्म आप करिए ना, जनता की सेवा करिए. जनता की सेवा आपका काम है कि आप नेशनल बैंक को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट. सो एक तो गलती ये कर रहे हैं नेपाल वाले, खासतौर के उनके जो मंत्री लोग हैं, कि भाई नेपाल राष्ट्र बैंक एंड विलिफाइंग इंपोर्ट पर से इंस्टेड ऑफ मेकिंग इंटरवेंशन ऑफ सच नीड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म. कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह ले आइए. ये क्या आप बेवकूफ़ी में लगे हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट, कि आप एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ जनता इधर उधर भाग रही है. नाउ नेपाल इज इन डायर नीड ऑफ ऑगमेंटिंग इट्स प्रिपेयर्डनेस ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट. ठीक है. जितने भी उसके डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट है, मतलब कि जो भी प्रोडक्शंस हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं, नेपाल जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी प्रोडक्शन ज़बरदस्त तेज़ी से फैलनी चाहिए. जब आप इंपोर्ट कुछ चीज़ों को बैन कर रहे हो आप, तो फिर जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको तो तेज़ रखो, या फिर उसकी प्रोडक्शन को तो बढ़ाओ ताकि डिमांड मीट हो लोकली. जो चीज़ आप इंपोर्ट करके बैन कर दी हो, एटलीस्ट उसको, उसकी प्रोडक्शन तो आप डोमेस्टिकली बढ़ाओ. ठीक है. तो preparedness, right? So economy that is overtly politicized and not inspiring enough for big ideas to prevail and flourish. So basically यहाँ पे जो बात हो रही है, the government should lift the ban on imported goods which do not have competent alternative. कोई नुकसान नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है. अभी तो सोचने की बात है आखिर क्या रीज़न हो सकता है कि सरकार ने इम्पोर्टेड गुड्स को बैन कर दिया है. क्या सीरियसली वो पैसा कमाना चाहती है, या फिर सीरियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डैमेज कर रही हैं उसके इकोनॉमी को. अभी तो ये सिचुएशन नहीं है कि वो डैमेज कर रही हैं. अभी तो ये है कि भाई वो पैसा शायद कमा सकती हैं और अभी पैसा चाहिए सरकार को. Okay, so until such a time as Nepal makes a move to increase the production of domestically consumable goods and end of the cartel of business embracing competition and innovation. So it would be very helpful अगर Nepal remains to successfully complete a mandatory transition as per present sort.
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसी इकोनॉमी आइसोलेशन को स्टीयर करके ग्रोथ नहीं कर पाएगी, जैसा श्रीलंका ने किया। श्रीलंका ने सोचा कि हम आइसोलेट हो जाते हैं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे बिना किसी ऑल्टरनेटिव के, ठीक है, और फिर हम ग्रो करेंगे। ऐसा गलत है सोचना, कोई भी इकोनॉमी ऐसा नहीं सोचे तो ही बेहतर है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने मेंस के आंसर में भी आप टेप सकते हो एज इट इज। In this time, when isolation cannot steer the growth impulses of economy, it is important for Nepal to cope up with the shortage of industrial production, presence of trade imbalance through excessive imports, but without stopping to remain open in the world at healthy collaboration. ठीक है, इंडस्ट्रियल की प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ट्रेड्स को बढ़ाइए, अपने लग्जरी ट्रेड्स को भी ओपन करिए और बढ़ाइए, तो मामला थोड़ा सा ठीक हो सकता है। वो क्राइसिस जो मतलब बनाई जा रही है, वो क्राइसिस रुक जाएगी बनने से, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ यहाँ पे बात हो रही है जियोपॉलिटिकल चेंज की। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में भी 1991 में भारत में भी कुछ ऐसे ही क्राइसिस आई थी, ठीक है, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उससे पहले। लेकिन भारत ने क्या किया, भारत ने उस इकोनॉमिक क्राइसिस को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया। जो वहाँ उस टाइम पे गवर्नर थे, कौन थे उस टाइम पे, आरबीआई कौन हेड कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने गवर्नमेंट को इंटरवीन ही नहीं करने दिया उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और वही आज का दिन है, उस दिन और आज दिन, क्योंकि और इतने सक्सेसफुली फिर हम उस क्राइसिस से निकल गए, उस रिफॉर्म को हमने एक्सेप्ट किया। तो नेपाल को भी लर्न करना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्रीज से, जो कि नेबरिंग कंट्रीज वो है इंडिया, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए थे, और जो फिजिकल डेफिसिट को, जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट थी, जो ट्रेड डेफिसिट थी, उसको इतने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया कि काबिले तारीफ थी। क्यों काबिले तारीफ थी? क्योंकि गवर्नमेंट को उन्होंने इंटरवीन नहीं करने दिया, पॉलिटिसाइज नहीं करने दिया, ये एक रीज़न था, ठीक है। सो यहाँ पे भी समझना चाहिए नेपाल को, इनके पूरे के पूरे जनता को, खासतौर की जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कि भाई लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक एज वेल, लर्न फ्रॉम अदर्स अचीवमेंट्स एज वेल, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जियो पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो नेपालीज गवर्नमेंट जो है, नेपालीज पार्लियामेंट जो है, वो लगभग 500 मिलियन चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC ग्रांट मिली है यूएस से। So this could substantially upgrade energy cooperation between India and Nepal. अच्छा, एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो नेपाल ऑलरेडी एनर्जी एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, उसके बॉर्डरिंग एरियाज में, तो ये एक अच्छी बात है, ओके। ऑल्सो इंडिया अग्रीइंग टू द यूनाइटेड किंगडम, द यूरोपियन यूनियन एंड द मेजर इन्वेस्टमेंट पार्टनर वर्किंग टुगेदर इन द थर्ड कंट्रीज फॉर डेवलपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि भाई the decision of the government of India to set up an inter-ministerial stand-up group under the chairmanship of foreign secretary. So foreign secretary के अंदर एक inter-ministerial standard group setup किया जाएगा। वो क्या होगा? To coordinate sections and ensure more rapid follow-up of project decisions is also a welcome step. So एक ही बढ़िया step है कि फॉरेन सेक्रेटरी के अंदर एक पूरी की पूरी कमेटी बनाई जाएगी, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी, जो कि ये इंश्योर करेगी कि भाई कोऑर्डिनेट करेगी कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके डिसीजंस में, उनके वेलकम के लिए। इट इज़ वाइटल दैट नेपाल डीपन इट्स इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया एंड फैसिलिटेट जॉइंट वेंचर दैट क्रिएट्स इमेंस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इंडियाज अनवेवरिंग कमिटमेंट टू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन नेपाल एंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। इंडिया, मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी कि भाई आप पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर रहे हो। अगर आप मतलब इंडिया के आप नेबर हो, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जो कि तीसरी चौथी पावर बनने जा रही है, इंडिया का नाम इतना बड़ा है वर्ल्ड लेवल पे, और उसके साथ फिर आप इकोनॉमिक टाइज नहीं रख रहे हो, उसके साथ आप कल्चरल टाइज, मिलिट्री टाइज नहीं रख रहे हो, तो ये तो फिर वही होगी ना, गलत बात होगी। तो ये बताया जा रहा है कि भाई नेपाल को आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भारत के साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल सकती है, आप उनके बिजनेसमैन को, वहाँ के प्राइवेट इंडस्ट्री को आप लूर कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, इंसेंटिव्स दो उनको आप, ठीक है। और इकोनॉमिक एडवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड द स्पेस फॉर कोर्स करेक्शन एंड नेपाल शुड बी एनकरेज टू डिवाइस अ फ्रेश अप्रोच थ्रू इट्स कैलिब्रेटेड एफर्ट्स, ठीक है। सो बात अब आती है यहाँ पे, बात आती है दोस्तों कि नेपाल में ज़रूरी नहीं है कि ये क्राइसिस चल रहा है,
ठीक है, अभी अभी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था द स्टेट्समैन का, उसमें भी यही लिखा है कि वेयर इज द क्राइसिस। क्राइसिस तो हमें दिख ही नहीं रही है। लोग सोशलाइज हो रहे हैं, लोग पार्टी कर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, महंगी चीज़ें खा रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी चल रही है। आखिर क्राइसिस कहाँ है? क्राइसिस है बैंक्स में, क्राइसिस है पॉलिटिक्स में, क्राइसिस है कहाँ पे? इलेक्शन हार जाने में। ये सारी चीज़ें हो रही हैं इस वजह से। ऑफ कोर्स ट्रेड डेफिसिट है, किस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट नहीं है? हर कंट्री में है लगभग, ट्रेड डेफिसिट है, और एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा है, लोन भी ज़्यादा है, डेबिट भी ज़्यादा है यहाँ के, सो मतलब क्रेडिट भी ज़्यादा है। सो इसका ये मतलब नहीं कि हाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है। सो ऐसा कुछ सिचुएशन सिनेरियो भी बना नहीं है, हाँ, बट इफ द न्यूज हैज कम देन डेफिनेटली नेपाल हैज टू लुक इनटू इट, एंड करंटली व्हाट नेपाल इज डूइंग इज नॉट feasible for its economy. It's not feasible for long run. So Nepal should focus on where to generate income right now and to make the economy flourish. सेल्फ रिलायंट तभी बने जब आपके पास ऑल्टरनेटिव है। बिना ऑल्टरनेटिव के सेल्फ रिलायंट मत बनिए। आप अकेले नहीं हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है, ठीक है। अच्छा, ये है कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ये मेंस का है, इसको आप करके देखिएगा, कमेंट करिएगा। ये प्रीलिम्स से 2-3 क्वेश्चन हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। हमारे कम्युनिटी स्पेस में आप बता सकते हैं। और दूसरी न्यूज़ जो थी दोस्तों, इन्फ्लेशन कंट्रोल नीड्स अनदर मॉडल। सो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन बेसिकली जो भी एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए जो बेसिक सोर्सेज होते हैं ना, उनका दाम अगर बढ़ जाता है, आलू प्याज टमाटर भिंडी लौकी ये सारी चीज़ें, बेसिक दूध हो गया, छोटे मोटे कपड़े वगैरह हो गए, ये सारे ऐसे मतलब इनका दाम बढ़ गया, नॉर्मली जो उतना नहीं था धीरे से बढ़ गया, और आपको लगा सडनली आप मार्केट गए और आपको लगा अरे बहुत महंगा हो गया है यार, ये तो कल तक तो नहीं था, वही है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो बेसिकली बात ये चल रही है, मैं पूरा आर्टिकल नहीं कवर करूंगा, आप पढ़ सकते हो हाईलाइटेड आर्टिकल। तो बात ये हो रही है कि भाई इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए अनदर मॉडल क्या है। तो इसमें जो ऑथर हैं, ठीक है, बालाकृष्णन साहब और परमेश्वरन साहब, इन लोगों ने बताया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शनल है। क्यों, मैं बताता हूं कि जब तक आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की स्पीड नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, जो हमारे बेसिक कमोडिटीज हैं जो कंज्यूम करता है भारत, वो फिर कम होने लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड और सबसे बड़ी डेमोग्राफी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी हो रहा है, और क्या कंजम्पशन हो रहा है? बेसिक चीजें, कमोडिटीज, एसेंशियल चीजें, ये सारी चीजें कंज्यूम हो रही है, राइट। सो एग्रीकल्चर को का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए, सप्लाई उसकी बढ़ानी चाहिए। अगर इसकी सप्लाई बढ़ती है, इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमारे पास एक विन विन सॉल्यूशन है, पहले से ही हम प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो जो भी डिमांड आ रही है उसको हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और फिर इट्स गोइंग टू बी टसल, ठीक है। तो भारत में वैसे ही एग्रीकल्चर प्रीवैलेंट है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमें फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, ग्रोइंग पर कैपिटा इनकम इन इंडिया हैज शिफ्टेड द एवरेज कंजम्पशन बास्केट टुवर्ड्स फूड इन रिच मिनरल्स, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन हो गए, मिल्क हो गए, राइट। बट जो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई ऑफ दीज फूड हैज बीन लोअर देन द ग्रोथ इन डिमांड फॉर देम, ठीक है। ये जो सारे जो ये फ्रूट्स मैंने बताए हैं आपको, जो कि रिच इन मिनरल्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा लोग हेल्दी होना चाह रहे हैं और एक अच्छी डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम हो पा रही है, मीट कम हो पा रही है। सो टू कंसंट्रेट, ड्राइव टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फूड अदर देन चावल और गेहूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अच्छा, जब हम चावल और गेहूं के बारे में बात करेंगे, तो जैसे चावल अधिकतर साउथ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और वीट जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। तो इस मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी
स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक अच्छी स्कीम ले आनी पड़ेगी कि भाई आप मेंटेन करो अपने प्रोडक्शंस को। अगर आपके पास ज़्यादा हो रहा है देन आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, आप अच्छे दाम में उसको बेचिए, और मतलब एक फूड सिक्योरिटी के इंडिया में आप मदद करिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के बारे में उतना मत सोचिए। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है स्टेट्स का किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो फिर वो उसको बेचने में, हाई प्राइसेस में बेचने में लग जाते हैं, सो दैट उससे ज़्यादा वो पैसा कमा सकें। ठीक है, अब वो पैसा कहीं पे भी यूज हो सकता है। सो दिस इज ऑल व्हाट ऑल अबाउट इस आर्टिकल में मेंशन है। तो बेसिकली ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसको एक नया फेज देना पड़ेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन इज ऑल अबाउट द फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे वीट और राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। कहने को ग्रीन था, लेकिन हाँ वो मुझे लगता है कि ब्राउन रिवोल्यूशन था। लेकिन हमें वो कंसेप्ट है जो नॉर्मन बोरलॉग का कंसेप्ट था, वो हमें इस्टेब्लिश करना है कि हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करनी है, और हर स्टेट जो है वो मिल के साथ देगा ताकि ये फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, इन्फ्लेशन कम ना रहे, और फिर हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी बैलेंस्ड रहे। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इन्फ्लेशन एक अनदर मॉडल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का। ये आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, देख सकते हो जहाँ मैंने हाईलाइट किया है। कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से स्किप कर दिया है, अदरवाइज आप इसको पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद है आपको आज का आर्टिकल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। मिलते हैं अगले आर्टिकल में, अगले ओपेड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।